Hello guys, today we are going to start with chapter number 3, that is demand. In last lecture we have covered all the concepts of consumer equilibrium chapter. Okay, तो इस चैप्टर में हम डिमांड पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, डिमांड. तो सारे के सारे कंसेप्ट जो है डिमांड के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे. और डिमांड जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिमांड होता क्या है. दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में डिमांड को कैसे रेफर करते हैं. ठीक है, तो इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वो कह रहे हैं एक तुम्हें टाइम पीरियड दिया, उस टाइम पीरियड में जितने भी प्राइजेस पड़ रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, उन सभी पॉसिबल प्राइजेस पे जो भी कंज्यूमर विल कर रहा है और जो कंज्यूमर बाय कर सकते हैं उस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डिमांड. समझ आई. फिर से बात करते हैं इसकी. डिमांड क्या है, क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की. अब देखो, आप मार्केट में जाते हो, आपकी कुछ वांट है, आप कुछ विल कर रहे हो, हमें ये बाय करना है. ठीक है, हम विलिंग कर रहे हैं कि हमें ये बाय करना है, तो ये हमारी डिमांड है. हम वो खरीदना चाहते हैं, उस चीज़ को खरीदना चाहते को कहते हैं डिमांड. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इसको कह दिया वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर विल भी कर रहा है और एबल भी है. ठीक है, कुछ होते हैं विलिंग करते हैं हमें ये चीज़ खरीदना, बट वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है. ठीक है, तो उनकी स्पेंडिंग पावर इतनी नहीं है कि वो खरीद पाए. बट इधर जो है डिमांड के केस में इकोनॉमिक्स में जो विल कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी को हर वो पॉसिबल प्राइस में जो उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में है, उसको क्या कहते हैं, डिमांड. ये बात समझ आई. अगर डिमांड की डेफिनेशन समझ आई तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, जैसे कि it is the quantity of product which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. उस पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो डिमांड समझ आया कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो ऐसी कंसेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड. बिल्कुल सेम चीज़ है, जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड. बट डिमांड थी जो हमारी, वो एट ईच पॉसिबल प्राइस कि प्रोडक्ट का ये प्राइस हो सकता है, इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो. बट अगर उन्हीं प्राइजेस में से एक स्पेसिफिक टारगेट प्राइस ले लें कि यही प्राइस है, इस पर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, अगर विल है तो खरीद लो, बाय कर सकते हो तो खरीदो एट अ स्पेसिफिक प्राइस. उस स्पेसिफिक प्राइस पे जो प्रोडक्ट की क्वान्टिटी होगी ना, उस क्वान्टिटी को बोलते हैं क्वान्टिटी डिमांडेड. ये बात समझ आई. इट रेफर्स टू दैट क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at a specific price during a given period of time. किस पे, given period of time पर. इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडिंग. तो डिमांड चैप्टर हमने शुरू किया, उसमें डेफिनेशन ऑफ डिमांड अगर आपको समझ आई और साथ ही साथ क्वांटिटी डिमांडेड समझ आई ना, आगे के कंसेप्ट्स बहुत ईजी हो जाएंगे. ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. फिर से मैं बता दूँ, डिमांड वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर विल कर रहा है और साथ ही साथ एबल है उसको बाय करने, बट एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और क्वांटिटी डिमांडेड वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर विल कर रहा है और एबल है एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उसको क्या कह दिया, क्वांटिटी डिमांडेड. समझ आया. तो ये क्या था हमारा, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब बात करते हैं जो हमने डिमांड पढ़ी कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट हमने डिफाइन करा. अब ये जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है ये कुछ फैक्टर से अफेक्ट होती है. क्यों, अब देखो मार्केट में डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट किसी न किसी से तो अफेक्ट हो गई कि कई बार डिमांड जो है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, कई बार बहुत कम है, कई बार मिडल में है. कि डिमांड जो है क्यों अफेक्ट होती है, क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है. ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ऊपर या नीचे में डिस्टर्ब कर रहे हैं डिमांड को. ठीक है, इनको हम, ये क्वेश्चन आपको एज अ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं या डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसके हैं 5 to 6 डिटर्मिनेंट जो इसको अफेक्ट करते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को. तो पहले बात करेंगे सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. किसके बारे में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इसकी शॉर्ट फॉर्म है PX. ठीक है, आगे डिनोट करने में आपको इजी होगा अगर आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखोगे. तो प्रोडक्ट दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज PX. ओके, तो इसका जो रिलेशनशिप रहता है ना डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो इन्वर्स रिलेशन. अच्छा, आपको इन्वर्स और डायरेक्ट पता है.
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इन्वर्स रिलेशन कहा जाता है, और अगर सिमिलर डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो मैंने बात करी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के साथ डिमांड जो है इन्वर्स रिलेशन बिहेव होता है। क्यों? अब देखो, अगर एक आप खुद बताओ, एक चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी क्या कम? ओके, तो अब आप सभी कहोगे डिमांड तो कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ेगा तो। क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। ऐसा होता क्यों? अब देखो एक चीज़ है, अब कोई भी प्रोडक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आज उसका रेट है 20,000। ठीक है, वैसे तो मोबाइल्स का रेट ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, बट लेट वी आर टेकिंग एजम्पशन। ठीक है, प्राइस है 20,000, कल को हो जाएगा 30,000, तो 20 में लोग कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेंगे या 30 वाले प्राइस को बाय करेंगे? ऑब्वियसली 20 वाले प्राइस को। यही एग्जांपल लेते, प्राइस था 30, अब हो गया 20। ठीक है, तो अब डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। प्राइस इंक्रीज, डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज, डिमांड ज़्यादा। कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, ये आपका अप्लाई होगा। इसी को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, कि प्राइस जो है और जो डिमांड है प्रोडक्ट की, वही प्रोडक्ट और उसी की डिमांड। प्रोडक्ट अगर आइसक्रीम है, उसी के बारे में बात होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी आइसक्रीम की, और प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड आइसक्रीम्स की कम हो जाएगी। यहाँ पर भी प्रोडक्ट हमारा आइसक्रीम ही था, ठीक है, और यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट है वो आइसक्रीम ही है। ठीक है, डिमांड ऑफ द सेम प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, इन दोनों में कैसा रिलेशन रहता है? इन्वर्स रिलेशन। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना प्रोडक्ट की, इज इन्वर्सली इफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट। Thus, consumer increases quantity demanded when price of the product falls and vice versa. इतनी बात समझ है? ठीक है, सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड फैक्टर आ जाता है, अब हमने प्राइस किया था उसी खुद के प्रोडक्ट का, वही वाले प्रोडक्ट, अब प्राइस कर रहे हैं हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, कि हमारे प्रोडक्ट से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में क्या डिमांड का चेंज आएगा। क्या मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में चेंज आया, किसकी वजह से? जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस ऊपर या नीचे, और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आना इज नोन है प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट के से चेंज आना हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में, इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट को शो करना है इन शॉर्ट टर्म्स तो हम कहेंगे PR। क्या कहेंगे? PR। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स दो कैटेगरी में हमने डिफाइन किए, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, और उनका कैसे रिलेशन रहता है विद द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है आर द गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जो वो गुड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक दूसरे की प्लेस में। आप किसी के घर जाते हो या किसी के घर जाते हो, ठीक है, तो आपको हर कोई ऑफ़र करता है हॉट में ऑफ़र करेगा कॉफ़ी या टी। हमेशा कॉफ़ी या टी पैरेलल चलती है कि या कॉफ़ी पी लो या टी पी लो। ठीक है, तो कहते हैं कॉफ़ी नहीं है तो चलो टी पिला दो, टी नहीं है तो कॉफ़ी पिला दो। तो ये रहता है कि एक दूसरे की प्लेस में यूज़ करना, सब्स्टिट्यूट्स हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, अगर ये नहीं है तो चलो इससे काम चला लेंगे, दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक दूसरे की प्लेस में। और इनका कैसा रिलेशन रहता है विद डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के साथ? इनका रहता है डायरेक्ट रिलेशन। अब इस मतलब क्या मतलब हुआ? अब देखो, ठीक है, अब हमारा गुड है, अगर हमारा गुड है टी, ठीक है, हमारा गुड टी है और कॉफ़ी दूसरे का गुड है सब्स्टिट्यूट। इस कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड टी की बढ़ेगी कि कम होएगी? कम होएगी? नहीं, बढ़ेगी। ठीक है, और अगर हमारा गुड है टी और कॉफ़ी है और इसका प्राइस फॉल हो जाता है तो हमारे की डिमांड फॉल। तो यहाँ देखो, ये फॉल, ये भी फॉल, यहाँ पर ये इंक्रीज़ था तो डिमांड हमारे वाले की भी तो इंक्रीज़। तो ये दोनों चीज़ें सेम चल रही हैं, इस वजह से सेम चलने की वजह से डायरेक्ट रिलेशन है। जो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज तो हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज, हमारे गुड की डिमांड डिक्रीज। ये बात समझे? ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच गो ऑलवेज टुगेदर।
जो हमें अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए साथ साथ गुड्स को यूज़ करना है। इंक और पेन, पेन का कोई यूज़ नहीं अगर उसमें इंक नहीं है, पेन तभी यूज़फुल है जब उसमें इंक है। बाइक एंड पेट्रोल, बाइक का कोई यूज़ नहीं अगर पेट्रोल नहीं है, और पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं अगर बाइक नहीं है। तो ये साथ साथ चलने वाले गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो एक दूसरे के बिना खाली हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनके बिना काम नहीं हो सकता, उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इनका कैसा रिलेशन रहता है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के साथ इनवर्स। अब लेते हैं बाइक एंड पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, बाइक की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज़ हुआ, बाइक की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन, एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट की डिमांड डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और एक चीज़ का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ नोन एज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। समझ आई ये बात? अगर ये बात समझ आई तो हम थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्टर्स कहता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम से कैसे अफेक्ट होती है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। दो टाइप्स के प्रोडक्ट ले लिए हमने यहाँ पर, एक नॉर्मल गुड ले लिया, एक इन्फीरियर गुड ले लिया, ठीक है। अब जो नॉर्मल गुड के साथ डिमांड रहती है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कि हमारी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हुई तो जो नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो डिमांड कैसी हुई, डायरेक्ट रिलेशन। इनकम इंक्रीज, नॉर्मल गुड की कंजम्पशन दैट इज़ डिमांड इंक्रीज, तो ये इंक्रीज, ये इनकम डिक्रीज, नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स, नाम से पता चल रहा है इन्फीरियर है, दैट इज़ इनकी क्वालिटी जो होती है ना थोड़ी डिग्रेडेड होती है, तो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते। अगर एक इंसान की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी ना, वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो इनको छोड़ के इन्फीरियर गुड्स को कम करके डिमांड वो नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा और उनकी डिमांड इंक्रीज़ करे। तो इनकम इंक्रीज़ के साथ जो है डिमांड जो इन्फीरियर की वो डिक्रीज, दैट इज़ इन्वर्सली। और इनकम डिक्रीज़ के साथ डिमांड जो इंक्रीज, वो इनको छोड़ के फिर यहाँ चला जाएगा इन्फीरियर, क्योंकि उसकी इनकम कम होगी। बात समझ आई? तो इनकम ऑफ कंज्यूमर से हम दो केसेस लेते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इन्फीरियर। तो नॉर्मल गुड्स के साथ रहता है डायरेक्ट रिलेशन। क्यों डायरेक्ट रहता है? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग उनको मोर क्वांटिटी में बाय करना, क्योंकि इनकम जो है उनकी इंक्रीज़ होगी है। और जो इन्फीरियर गुड्स रहते हैं ना वो उनके साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है, दैट इज़ जब इंक्रीज़ हो जाती है ना इनकम में कंज्यूमर की, वो बेटर क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इस वजह से इन्वर्स रिलेशन रहता है, ठीक है। अगर फोर्थ फैक्टर हम पढ़ें दैट इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ फैक्टर। अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज़ फेवरेबल चेंज के साथ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हमें इस प्रोडक्ट की टेस्ट बहुत अच्छा लगा, हमारी ये प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसकी ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर हमें उस चीज़ का टेस्ट नहीं पसंद आया, हमें उस चीज़ की प्रेफरेंस नहीं पसंद, हमें वो चीज़ नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, दैट इज़ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। Okay, any favorable change in taste leads to increase in the demand of product. Similarly, unfavorable change in taste of consumer leads to decrease in demand of the product. बात समझ आई? वेरी गुड। अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर, दैट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसको हम डिनोट करते हैं FE से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। बात समझ आई? अब इसका कैसा रिलेशन रहता है डिमांड में? देखो खुद समझो, फ्यूचर में एक प्रोडक्ट का तुम्हें पता लग गया प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, तुम आज बाय करोगे या फ्यूचर में बाय करोगे? आज प्रेजेंट डेट में तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पता लग गया फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है उसी सेम चीज़ का प्राइस, तो ऑब्वियसली आज ही खरीद के रख लोगे। और तुम्हें पता लग गया कि फ्यूचर में तो इसका प्राइस गिरने वाला है, कम होने वाला है, तो तुम आज बाय करोगे या फ्यूचर में? ऑब्वियसली फ्यूचर में, तो आज की डिमांड तो कम होगी। तो एक तरह से इन्वर्स रिलेशन हो जाता है विथ प्रेजेंट डिमांड, ठीक है। अब गोल्ड लेते हैं एग्जांपल। गोल्ड का तुम्हें पता लगा प्राइस डिक्रीज होने वाला फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हें पता लगा आज बहुत कम हो गया है प्राइस, तो तुम आज लेने जाना प्रेफर करोगे उसको। ये समझे? तो हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सारे फैक्टर समझ आए 5 के 5।
अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, डिमांड फंक्शन। कि डिमांड फंक्शन क्या होता है? यही जो डिमांड का रिलेशनशिप है विद इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के साथ, उसी को कहते हैं डिमांड फंक्शन। दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and factors affecting demand of product is known as demand function। देखो ये डिमांड है, ये फंक्शन है, और ये PX PRYTE ये इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन बिटवीन डिमांड एंड प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। बात समझ आई? नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ का क्या मतलब है? जो अबाइड करना ही करना, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। दैट इज़ टू बी अबाइडेड, उसको करना ही करना है, एज इट इज़ फॉलो, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते तुम। दैट इज़ लॉ। तो यहाँ पर हम लॉ पढ़ेंगे किसका? डिमांड का। जैसे कि स्टार्टिंग में बात की थी, डिमांड के बारे में ही सब पढ़ना है, तो लॉ भी डिमांड का ही पढ़ना है। इस लॉ में कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो देखो ये लॉ क्या कहता है? It states that other factors remain constant. There is inverse relationship between price of product and its quantity demand. हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में PX प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में जो रहता है रिलेशनशिप, वो कैसा रिलेशनशिप रहता है? इनवर्स विद डिमांड, विद डिमांड के साथ। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हमने पता कि एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। इसी को हमने कहा इनवर्स रिलेशन विद प्राइस। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बट एक लाइन और ऐड करनी है, क्या? कि बाकी सारे फैक्टर्स कौन से? उनमें कोई भी 1% का भी चेंज नहीं हो रहा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ले लो, कोई चेंज नहीं है। इनकम ले लो, कोई चेंज नहीं है। FE ले लो, कोई चेंज नहीं है। PR ले लो, कोई चेंज नहीं है। ये सब कांस्टेंट है। और जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें क्या रिलेशन रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स जो हैं कांस्टेंट है। और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट को क्या कहते हैं? साइन इकोनॉमिक्स टर्म दे दी, क्या? सेट्रस पेरिबस। क्या? सेट्रस पेरिबस। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इस लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली भी शो करेंगे एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी शो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये हमारी होगी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और डिमांड की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इसको हमने टेबल की फॉर्म में न्यूमेरिकली शो करना इज नोन एज डिमांड शेड्यूल, और ग्राफिकली लॉ ऑफ डिमांड को शो करना इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है, तो टेबल में देखते हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होनी चाहिए? डिमांड तो इंक्रीज होनी चाहिए, हो रही है, वही हो रहा है। 10 पे 100 था, 8 पे 200, 6 300, 4 400, 2 500। यही हमने ग्राफ पे शो किया। ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया और उस पर डिमांड कर्व शो किया। इसी को कहते हैं डिमांड कर्व। DT, एक्स एक्सिस वाई पे प्राइस, एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड, इसको क्या है? डिमांड कर्व। इतनी बात समझ आई? इसको कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा, साथ में डिमांड फंक्शन भी कर लिया, और साथ ही में लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स रिप्रेजेंटेशन ये भी कर लिया। यहाँ तक हमारा हाफ चैप्टर जो डिमांड का ओवर होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं अच्छे से, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।